हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक सर आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि बेटा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डे बाय डे आप लोगों के लिए YouTube चैनल पे एक वीडियो लेकर के आऊँगा। और एक बात मैंने आपसे डिस्कस भी करी थी कि हमारा जो ऐप है द ऑर्गेनिक पॉइंट का, उस पर भी जो है हम वीडियो जो है वो डेली का डेली अपलोड करेंगे। बेसिकली देखिए क्या टारगेटेड था, क्या कैसे करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। अब आपको यहाँ पर मुझे स्टार्ट करना है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन मैं आपको किस तरीके से इस पूरी लेक्चर सीरीज को आपको कवर करूँगा वो मैं थोड़ा सा आपको जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ बिना समय खराब किए हुए। देखिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ानी है। एक तो पढ़ानी है बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। पढ़ानी क्या है, जस्ट आपको उसको फील करवा देना है ताकि आप उसको जो डर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो खत्म हो जाए। देखिए आता सबको है ये चीजें, लेकिन डर बना रहता है वो जो खत्म होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो है भाई वो है बेसिक रिएजेंट्स का। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट्स में आपको दो चीजें कवर करनी है। पहली जीओसी, दूसरी एरोमेटिसिटी। और बेसिक रिएजेंट्स जो मैंने आपको बोला वो एक्चुअली बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का ही एक हिस्सा है। उसमें हम कवर करेंगे न्यूक्लियोफाइल, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, एसिड, लुईस एसिड, लुईस बेस के बारे में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, एसिड, लुईस बेस के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे इनको आपस में कोरिलेट करते हैं और किस तरह से रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है वो बताऊंगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात का अपना दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान रखिए कि जो इतने सारे स्पीसीज हैं ये कहने उनको तो लोगों को सबको पता होती हैं, लेकिन इनको रिएक्शन में कैसे यूज किया जाता है, कब कोई स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल बन जाती है, कब कोई स्पीसीज बेस बन जाती है, कब कोई स्पीसीज एसिड बन जाती है, लुईस एसिड हो जाती है, लुईस बेस हो जाती है, इसका पता लगाना, इसको यूज करना, इसको कोरिलेट करना मैकेनिज्म से, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत आपको उसके साथ कोरिलेट भी कराऊंगा प्रॉब्लम के साथ। एरोमेटिसिटी जो है उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एरोमेटिसिटी के बारे में भी थोड़ा सा। लेकिन पहले मैं बेसिक रिएजेंट्स के बारे में डील करूंगा। बेसिक रिएजेंट्स में मेरा जो पहला लेक्चर है आज का, उसमें मैं न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में आपको बताऊंगा। बिफोर दैट मैं आपको जो है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस से पहले हल्का सा एक ओवरव्यू इसको आपको कर दूंगा। इसके जो लेक्चर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 7, मिनिमम 5 से 7 लेक्चर्स होंगे। इनको आप अगर कवर कर लोगे बेटा तो आपका जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बाकी डिटेल में तो ये बड़े होते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसा कराऊंगा कि आपको उतने ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और जो आपका डर है उसका वो खत्म हो सके। चलिए समय बिना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। समझ गए होंगे मेरी बात को, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक, हमारा क्या है टॉपिक? बेसिक रिएजेंट्स। बेसिक रिएजेंट्स टॉपिक का कोरिलेशन किससे है? बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म। और मैंने इसको किस तरह से बाइफरकेट किया है? दो तरीके से बाइफरकेट किया है। एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज और एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज।
अच्छा, ये दोनों स्पीसीज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, ये दोनों स्पीसीज जो है बेटा वो स्टेबल भी हो सकती हैं और अनस्टेबल भी हो सकती है। अनस्टेबल का मतलब हो गया जैसे कि कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट या किसी अनस्टेबल स्पीसीज की तरह एग्जिस्ट करे। ठीक, स्टेबल भी हो सकती हैं और अनस्टेबल। अब अगर अनस्टेबल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो वो भी रिच हो सकती है या डेफिशिएंट हो सकती है, और अगर स्टेबल है तो भी रिच हो सकती है या फिर डेफिशिएंट हो सकती है। अब मेरी बात को समझिए थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है, इन्हीं में से न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड या लुईस बेस या एसिड या बेस निकल के आता है। अब यहां पर मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं मैं न्यूक्लियोफाइल और बेस के साथ किस तरीके का कोरिलेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसको किस तरह से रिएक्शन में यूज किया जाता है। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूं इलेक्ट्रॉनिकली रिच और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज के बारे में। मेरी बात समझ गए होंगे? बड़ा ही मजा आएगा आपको, बड़ा ही आसान तरीके से और बड़े ही कोरिलेट करते हुए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिकली रिच का मतलब क्या हुआ बेटा? जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस फॉर्म में ज्यादा होगी भाई? लोन पेयर के फॉर्म में, या फिर माइनस चार्ज के फॉर्म में, या फिर पाई बॉन्ड, या फिर पाई क्लाउड, यानी कि एरोमेटिक पाई क्लाउड हो सकता है, उसके फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, वेकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में, या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जो रिच होंगी इलेक्ट्रॉनिकली रिच, वही होंगी क्या? वही होंगी या तो न्यूक्लियोफाइल, या तो बेस, या तो फिर लुईस बेस, या तो लुईस बेस। और जो डेफिशिएंट होंगी वही क्या होंगी? इलेक्ट्रोफाइल, या फिर H+ एसिड यानी एसिड, मिनरल एसिड, या फिर लुईस एसिड। मतलब अगर किसी भी तरीके की स्टेबल या अनस्टेबल स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में हो, चाहे वो वेकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में हो, चाहे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में हो, वो या तो इलेक्ट्रोफाइल, या तो मिनरल एसिड, और या फिर लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अमाउंट है, इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस है वो, जैसे लोन पेयर के फॉर्म में, माइनस चार्ज के फॉर्म में, पाई बॉन्ड के फॉर्म में, या पाई क्लाउड के फॉर्म में, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल, बेस या लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकती है। अब यही है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्हीं को आपस में पिरोना और एक धागे में बुन देना, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है बेटा। तो आज अपने पहले लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियोफाइल और बेस के साथ कोरिलेशन सिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिए। अब बहुत ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉनिकली रिच बहुत छोटी सी बात होती है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इनको प्रॉब्लम्स के माध्यम से, प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं इसको कोरिलेट करूंगा, ठीक है। चलो, अच्छा, स्टेबल भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है। जैसे कार्बोकेटायन भी हो सकता है और कार्बोनाइन भी हो सकता है। कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन क्या है? इंटरमीडिएट। और कोई सबस्ट्रेट भी हो सकता है, स्टेबल कंपाउंड भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो, ठीक। सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा परेशानी इसी से होती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, मैंने बता दिया स्टेबल भी हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज अगर बेस है
तो हमें कैसे पता चलेगा बेस है। और अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल है। और अगर लुईस बेस है तो हमें कैसे पता चलेगा कि लुईस बेस है। भाई देखो, ये तो हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है, लोन पेयर के फॉर्म में है, माइनस चार्ज के फॉर्म में है, पाई बॉन्ड के फॉर्म में है, पाई क्लाउड के फॉर्म में, तो हम जान लेंगे। लेकिन वो किस तरह से रिएक्शन में जाएगी ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी कुछ बेसिक बातें होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज चाहे वो किसी फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, अगर वो H प्लस एफिनिटी रखता है, क्या रखता है? H प्लस एफिनिटी, मतलब कि H प्लस पे जाना चाहता है तो वो बेस है। अगर वो वेकेंट ऑर्बिटल पे जाना चाहता है, वेकेंट ऑर्बिटल, कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, वेकेंट p या वेकेंट d, वेकेंट p ऑर्बिटल भी हो सकता है और वेकेंट d ऑर्बिटल भी हो सकता है। BF3 में वेकेंट p होता है और SnCl4 में वेकेंट d होता है। तो वेकेंट p भी हो सकता है, वेकेंट d भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। तो लुईस बेस होगा तो वो वेकेंट ऑर्बिटल पे जाकर के अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई स्पीसीज H प्लस की एफिनिटी ना रखता हो, वेकेंट ऑर्बिटल पे ना अटैक करे और वो जाकर के अटैक करे किसी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट एटम पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बोकेटाइन के फॉर्म में हो, चाहे किसी दूसरे केटाइन के फॉर्म में हो, और चाहे किसी कार्बोकेटाइन या इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर के फॉर्म में हो। थोड़ा देखिए बात को, मतलब कि केटाइन, कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, मतलब केटाइन के फॉर्म में हो, कार्बोकेटाइन के फॉर्म में हो, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर हो, अगर वहां पर जाकर के कोई चीज अटैक करती है या कोई चीज जाकर के जुड़ती है तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल हो सकती है। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। H प्लस एफिनिटी मतलब बेस, केटाइन, कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर affinity, that means nucleophile, and vacant orbital affinity, that means Lewis base। अब थोड़ा समझिए इस बात को। इसको थोड़ा सा मैं ना पहले एग्जांपल के फॉर्म में इलाबोरेट करता हूँ बेटा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है इसको। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको जो उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी दे दूंगा और थोड़ा सा मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी होमोलुमर से भी दे दूंगा। ठीक, मेरी बात समझ में आ गया होंगे आपको? आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझिए। इनसे रिलेटेड कोई दिक्कतें होंगी, कोई समस्याएं होंगी तो उनको भी मैं सुनूंगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूं कि आपको दिक्कत ही ना आए। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज ली, सपोज करिए मैंने ले लिया ट्राइथाइलेवी, या मैंने ले लिया पोटेशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड में H माइनस, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, या फिर मैंने ले लिया LDA। LDA का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, पता होगा आप लोगों को, जानते होंगे, लिथियम पे प्लस, N पे माइनस और 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप नाइट्रोजन, लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड। अब यहाँ पर आप एक अपने माइंड में बैठा लीजिए बेटा कि ट्राइथाइलेमीन हो, पोटेशियम हाइड्राइड हो या LDA हो, पहले आपको ये चेक करना है कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच है या डेफिशिएंट। रिच होगा तभी इसकी बात करनी है आपको, जो मैं बता रहा हूँ। तो भाई रिच है, लोन पेयर के फॉर्म में है, माइनस चार्ज के फॉर्म में है, यहाँ भी माइनस चार्ज के फॉर्म में है। अगर इसकी एफिनिटी प्रोटॉन पर होगी तो ये बेस है, अगर इसकी एफिनिटी किसी वेकेंट ऑर्बिटल वाले स्पीसीज के लिए है तो ये लुईस बेस है, और अगर इसकी एफिनिटी किसी दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के लिए है, कैटायन के लिए या कार्बोकैटायन के लिए है, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल है।
अच्छा देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि कोई चीज अगर आप ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये हमेशा बेस होगा, या हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा, या हमेशा लुईस बेस होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीसीज होती हैं जिनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि ये लुईस बेस है, या फिर न्यूक्लियोफाइल है, या फिर बेस है। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। ट्राईइथाइल में अगर मैं सपोज करिए ऐड करता हूँ MEI, क्या ऐड करता हूँ MEI, आई पे आपको पता है माइनस होता है और Me पे पार्शियल प्लस होता है। आई नेगेटिव की तरह बाहर जाता है और Me पर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये ले लिया मैंने इसके साथ, एक और स्पीसीज ले लिया HCl, H पे प्लस Cl पे माइनस। एक और स्पीसीज ले ली मैंने BF3 पे वैकेंट p ऑर्बिटल है, वेकेंट p। अब अगर मैंने ट्राईइथाइल अमीन लिया है और उसको मिथाइल हाइड्राइड पे डाला, देखिए इलेक्ट्रॉन की रीच है, लेकिन ये कहाँ अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है मिथाइल पर। मिथाइल पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और आई को निकाल दे रहा है। तो देखिए क्या बनेगा, ET3N, N पे जुड़ गया मिथाइल और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब इसको मैंने HCl के साथ डाला, H प्लस इस पे जुड़ा, क्या बना, ET3N H प्लस। और जब मैंने इस पे जो है वो BF3 डाला तो क्या बना, ET3N BF3 पे माइनस आ गया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। देखिए ट्राईइथाइलमीन जब MEI के साथ है तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर रहा है। और जब ये HCl पर गया, H प्लस पे गया, तो फिर ये प्रोटॉन के लिए अटैक किया, प्रोटॉन के लिए एफिनिटी रखा, तो ये बेस बन गया। और जब इसने BF3 पर अटैक किया तो BF3 पर वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसकी एफिनिटी हो गई एक वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज के लिए, यानी लुईस एसिड के लिए, और ये बन गया लुईस बेस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्पीसीज बेस की भी तरह बिहेव कर सकता है, एसिड के लुईस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है। तो हमें ऐसी स्पीसीज का खास ध्यान रखना होता है जो बेस की तरह भी एक्ट कर सके, लुईस बेस की तरह भी एक्ट कर सके, और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सके। इसके अलावा कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एक ही तरह से बिहेव करती हैं, मतलब या तो सिर्फ बेस की तरह बिहेव करेंगी और रिएक्शन में हमेशा उनका जो रोल होगा वो बेस की तरह नहीं किया जाएगा। उसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा पोटेशियम हाइड्राइड और एल्डिहाइड के बारे में, मैंने लिखा हुआ है इसको। H माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, H माइनस का मतलब जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1s ऑर्बिटल के फॉर्म में होंगे, 1s2 होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो नाइट्रोजन पे दो बड़े ग्रुप लगा दिए हैं मैंने, बल्कि ग्रुप लगा दिए हैं आइसोप्रोपाइल। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्राइड के साथ ऐड करता हूँ MEI, और इसके साथ ऐड करता हूँ सपोज करिए मैं ऐड कर देता हूँ फिनॉल, बेंजीन पर OH। सिमिलरली मैं एल्डिहाइड भी ले लेता हूँ, एल्डिहाइड के साथ ऐड कर देता हूँ MEI ले लूँ या कुछ और ले लेता हूँ, RI ले लेता हूँ ना, R मतलब एल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर I, या मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर भी फिनॉल ले लेता हूँ। अब ध्यान से आप इस बात को समझिए, मैं अगर H माइनस का अटैक Me पे कराऊं और I निकाल दूं, भाई Me पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और I निकल जाए माइनस की तरह, तो ये क्या हो जाएगा भाई,
न्यूक्लियोफाइल। और अगर मैं इसका H पे अटैक कराऊं और प्रोटॉन निकाल दूं, मतलब क्या है, O माइनस K प्लस बना दूं और हाइड्रोजन गैस निकाल दूं, तो ये बेस। सिमिलरली मैं यहां पर भी अगर देखूं, अगर इस N माइनस का अटैक मैं R पे करा दूं और I निकाल दूं, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और अगर मैं यहाँ पर H का प्रोटॉन निकाल करके माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे लगा दूं, तो ये क्या है, बेस। लेकिन देखिए H माइनस एक बहुत छोटी स्पीसीज है, और अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखूं तो 1s ऑर्बिटल है इसके पास और कार्बन पे 2p ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के बीच में जो ऑर्बिटल का साइज डिफरेंस होगा और एनर्जी डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, और अगर एनर्जी डिफरेंस और साइज डिफरेंस ज्यादा है तो वो उस पर अटैक नहीं करना चाहेगा। रादर अगर देखा जाए H माइनस का प्रोटॉन एफिनिटी, तो H और H के बीच में साइज डिफरेंस नहीं होगा, और अगर H और H के बीच में साइज डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब पोटेशियम हाइड्राइड, ये जो आयनिक हाइड्राइड है पोटेशियम हाइड्राइड जिसमें H माइनस का एक्सिस्टेंस है, वो अटैक H पे करना चाहेगा, क्योंकि वहां पे ऑर्बिटल डिफरेंस, साइज डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखूं तो पोटेशियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आयन का साइज इतना छोटा है कि वो बेस की तरह ही बिहेव कर सकता है, केवल प्रोटॉन एफिनिटी रख सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ऐसे बेस जो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करें, ऐसी इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज जो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ बेस की तरह बिहेव करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी ही ना हो उसके अंदर, उसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस बेटा। तो इसका मतलब पोटेशियम हाइड्राइड के साथ कोई सबस्ट्रेट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको उसको बेस की तरह ही बिहेव कराना है, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं कराना है। ठीक, इसको मैं अभी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूँ बेटा, तो हाइड्राइड माइनस क्या है, मान लीजिए होमो है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है मान लीजिए वो लूमो है। तो लूमो इसका क्या है, हेवी यानी कार्बन, और इसका होमो क्या है, 1s। अब आप देख रहे हैं एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में होमो लूमो गैप क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और अगर होमो लूमो गैप बहुत ज्यादा है तो वो रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। तो बेटा चाहे MOT लगाओ और चाहे VBT लगाओ, दोनों हिसाब से ये सिर्फ बेस की तरह ही बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं LDA की। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा है, बल्कि है, और अगर साइज में बल्कि होगा तो वहीं पे अटैक करना चाहेगा जहां सबसे छोटी स्पीसीज हो, जहां हिंड्रेंस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम हो, और वो क्या है, H से छोटा कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर H पे अटैक कर सकता है तो वो क्या होगा, बेस। लेकिन चूंकि बड़ा है, साइज में बल्कि है, तो H प्लस को छोड़ करके और इसका आप कहीं अटैक कराएंगे तो हिंड्रेंस की वजह से वो अटैक नहीं करना चाहेगा, और अगर अटैक नहीं करेगा तो बिहेव करेगा वो सिर्फ बेस की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर एक नटसेल समझ में आता है, एक कंक्लूजन समझ में आता है कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज जिनका साइज बहुत छोटा हो, या फिर साइज बहुत बड़ा हो, या अगर हम सीधा सीधा बोले कि बहुत ही छोटे एनायंस या बहुत साइज में बड़े एनायंस जो होते हैं वो सिर्फ बेस की तरह ही रिएक्शन में जाना चाहते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। ठीक है, और उनको छोड़ करके दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि कैसा उनके साथ रिएजेंट लिया गया है, कैसा उनके साथ सबस्ट्रेट लिया गया है, और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती हैं, लुईस बेस की तरह भी कर सकती हैं, और लुईस एसिड की तरह भी, लुईस बेस की तरह भी कर सकती हैं, और बेस की तरह भी कर सकती हैं। मतलब कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज दैट विल बी मार्क्ड इन योर माइंड, आपके माइंड में ये मार्क कर लीजिए, बैठा लीजिए अपने माइंड में कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है तो पहले पहचानो कि लोन पेयर के फॉर्म में है, माइनस चार्ज के फॉर्म में है, पाई बॉन्ड के फॉर्म में है, पाई क्लाउड के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, और उसके बाद ये डिसाइड करो कि वो बेस की तरह है, लुईस बेस की तरह है, या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह है। मोस्टली वो किस तरह से बिहेव करती है मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। और एक स्पीसीज ऐसे डिसाइड कर लो कि अगर साइज में बहुत बड़े एनायंस होंगे या साइज में बहुत छोटे एनायंस होंगे तो फिर वो सिर्फ बेस की तरह बिहेव करेंगे।
ठीक, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया, कंपैरिजन दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूँ कि हमेशा कैसे पता चलेगा कि कौन बेस है कौन न्यूक्लियोफाइल है। आप मेरी बात सुनते जाइए बेटा, जैसा जैसा मैं आपको बताता जाता हूँ वैसा वैसा करते जाइए। ऑर्गेनिक से जो डर है आपका वो पूरी तरीके से एलिमिनेट ना करा दिया तो आप मुझसे बोलिएगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना है और आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है। चलिए देखिए, एक कैटेगरी हम बना लेते हैं बेस की या फिर लुईस बेस की, एक कैटेगरी बना लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। देखिए, जिन स्पीसीज का पीके वैल्यू वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा होता है, या फिर वेरी लार्ज और स्मॉल साइज एनायन और लोन, ये जो स्पीसीज होती हैं जिनका पीके वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, आपका सर मुझे कैसे पता चलेगा पीके वैल्यू ज्यादा है या कम है? तो आप ये समझ लीजिए कि पीके वैल्यू ज्यादा है या कम है ये आपको समझना नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगा जो मैं बहुत दिनों से अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता आ रहा हूं, उसको मैंने अपडेट भी किया है कि उस टेबल में मैंने जो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती हैं जिनका पीके वैल्यू बहुत ज्यादा होता है उनको अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है और 6 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है। बेस की 6 डिफरेंट कैटेगरीज होती है उनमें बांट दिया है। तो अगर पीके वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 30-40 इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होती है जिनका पीके वैल्यू बहुत ज्यादा होता है या पीके वैल्यू ज्यादा होता है, तो उनको कैटेगराइज किया जाता है और वो हमेशा बेस की तरह बिहेव करती हैं नॉर्मली। इसमें मैं जो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज आपको प्रोवाइड करूंगा वो बेस की तरह ही रिएक्शन में जाना चाहती हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, और बहुत छोटे और बहुत बड़े साइज के एनायंस तो जो है वो बेस की तरह बिहेव करेंगे ही करेंगे, मतलब बेस की तरह बिहेव करेंगे। या फिर अच्छा, ये वाले स्पीसीज जिनकी पीके वैल्यू बहुत ज्यादा होती है अगर वो वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करती है तो वो लुईस बेस बन जाती है, और ये भी अगर मान लीजिए वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करती है तो लुईस बेस बन जाती है। अब इनको छोड़ के, मतलब कि जो टेबल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज है जिनका पीके वैल्यू बहुत ज्यादा है उनको छोड़ के, या बहुत लार्ज या बहुत स्मॉल साइज के एनायंस या लोन पेयर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज होती है दे कैन ऑलवेज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये अपने माइंड में बैठा लीजिए। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिकली रिच, except electronically rich, higher pKa value species, large size anion or small size anion or lone pair will always react। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज को छोड़ दिया जाए जिनका हायर पीके वैल्यू होता है या जिनका जो है वो बहुत लार्ज साइज होता है नाइन का या लोन पेयर का, या बहुत छोटा साइज होता है नाइन का या लोन पेयर का, वो उनको छोड़ दिया जाए तो हमेशा स्पीसीज जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो न्यूक्लियोफाइल की तरह चली जाती है, ऑलवेज रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह जाएगी तो मैकेनिज्म होगा न्यूक्लियोफाइल का, और अगर बेस की तरह जाएगी तो मैकेनिज्म होगा बेस वाला। और यही कारण है कि रिएक्शन में बेस लेते हैं तो मैकेनिज्म में अलग तरीके से वो इन्वॉल्व होता है,
और एसिड ये न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो मैकेनिज्म में वो अलग तरीके से सिंपल होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया, और आप उसको उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, एक और चीज है जो मुझे यहाँ बतानी है आपको। ये तो हो गई कि भैया न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और बेस की तरह करेगा। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होती हैं, लेकिन वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकती हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकती हैं। आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा तुम्हें इनका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। जब तुम उसको रिएक्शन के साथ इस्तेमाल करोगे ना, तो अगर उस कंपाउंड में कोई बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो बेस बन जाएगा, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन ना होकर के कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब इस बात को समझिए, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी स्पीसीज के बारे में आप समझिए जो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकती है और बेस की तरह भी कर सकती है। वो आखिरी हिस्सा होगा इस वीडियो लेक्चर का। ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ठीक है, चलिए आखिरी हिस्सा लेते हैं इस वीडियो का। देखिए, अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, और वो क्या है बेटा, वो बेस भी हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, और लुईस बेस भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा भाई कि बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है कि लुईस बेस है? ये हमें पता चलेगा कि उसके साथ क्या लिया गया है। अगर लिख लीजिए इस चीज को, केस 1 लिख लीजिए कि इफ एनी सबस्ट्रेट विद एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, मतलब कि अगर कोई सबस्ट्रेट है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या फिर ड्यूटीरियम है या ट्राइटियम है, देन is present, then it will react as base। किस तरह से बिहेव करेगी वो? बेस की तरह करेगी। वो स्पीसीज को छोड़ दिया जाए जो हमेशा बेस की तरह बिहेव करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। तो अगर कोई सबस्ट्रेट है और उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे एसिडिक ड्यूटीरियम है, एसिडिक ट्राइटियम है, तो फिर वो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज दी गई है वो बेस की तरह बिहेव करेगी, जिसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे चुका हूं और एग्जांपल दूंगा। केस 2 कि इफ एनी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर either as electrophile or as electrophilic or as cation or कार्बोकैटायन। देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिस पे कोई इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है ना, या फिर कोई लीविंग ग्रुप वाला सेंटर है जिसमें कोई लीविंग ग्रुप है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या कोई केटायन या कार्बोकैटायन। तो अगर ऐसी स्पीसीज के साथ अगर इनको जोड़ दिया जाए, इनको मिला दिया जाए, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। देन दैट विल रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, देन दैट विल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और अगर मान लीजिए कि उसको किसी वैकेंट ऑर्बिटल वाले के साथ मिला दिया जाए, केस नंबर 3, इफ एनी वैकेंट ऑर्बिटल टाइप स्पीसीज
और लुईस एसिड is present, then that will act as a Lewis acid, then that will act as a Lewis base, then that will act as Lewis base। मतलब कि कैसा उसके साथ मसाला डालोगे उस पर डिपेंड करेगा कि सब्जी का स्वाद क्या होगा। अगर तुम उसके साथ सिर्फ पनीर लेकर के और पानी में उबाल दोगे तो एक और सब्जी बन जाएगी, सादा पनीर बन जाएगा। उसी के साथ चिली मिला दोगे तो चिली पनीर बन जाएगा, उसी के साथ मशरूम मिला दोगे तो मशरूम पनीर बन जाएगा। जैसा उसके साथ तुम स्पीसीज लोगे बेटा वैसा ही उसका बिहेवियर होगा। मतलब कि अगर प्रोटॉन एसिडिक होगा और ऐसी कोई स्पीसीज होगी, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें प्रोटॉन की एसिडिटी ज़्यादा होगी तो फिर वो बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए कि वो मान लीजिए उस पर इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फिर वो लुईस बेस बन जाएगा वहाँ पे। और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर है, इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पे, वो इलेक्ट्रोफाइल या कैटायन या कार्बोकैटायन के फॉर्म में है तो फिर वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दी। अब वो रही टेबल की बात जिसमें मैंने हायर पीकेएस वैल्यूज़ के हिसाब से जो है वो बेसिस को डिफ्रेंशिएट किया है। वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत दिनों से देता आ रहा हूँ और आप लोगों को भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में और लुईस बेस के बीच में डिफरेंस बताया है और इसको बहुत ज़्यादा मैंने एलाबोरेट करके बताया है। मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन करके छोटी छोटी बातों को आपस में जोड़ करके बताया है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझाई। ठीक, और डिस्क्रिप्टिव मैनर या रिटन मैनर में इसको किस तरीके से डील करना है, इसके लिए जो है आपको अगर कुछ लिखना हो इसके साथ में तो उसको लिख भी लीजिएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी प्रॉब्लम्स आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अब अपने मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा या जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल, बेस और लुईस बेसिस के अलग अलग डिफरेंसेस को मैं प्रॉब्लम्स के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, और मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया बेटा कि ये जो बेसिक हिस्सा है इसको जो है वो मैं आपके लिए कम से कम वीडियोस में और जितनी पॉसिबल वीडियोस हैं उनमें देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपका बस इतना सा काम है कि आप जुड़े रहिए मेरे साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आपके साथ हैं, सीनियर्स हों, जूनियर्स हों, कोई भी हो, अपने दोस्त हों, उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए मेरे बारे में। मेरा अपना जो कोर्स है द ऑर्गेनिक पॉइंट का वो तो चल रहा है और बहुत दिनों से मैं चलाता आ रहा हूँ, लेकिन मैं जो है उसके साथ साथ जो है वो ये जो आपको असिस्टेंस दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, किसी भी तरीके की आपको जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने डाउट डाल सकते हैं। और मेरा मेल मैंने आप लोगों को कल दिया ही था, आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से मेरे मेल पर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं मुझे, मेरे नंबर भी दिया अपना, आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं बेटा। ठीक, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो उसको बताइए, लेकिन ऑर्गेनिक से अपना डर खत्म कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक से अगर अपना डर आप नहीं खत्म करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और बेटा ये जो है ना, ये मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना वो मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स तक पहुँचे। लोग जाने के प्रतीक्षार हैं कोई जो 10 सालों से अपना जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देते आ रहे हैं और उनको किस तरीके से रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्या खूबसूरती होती है, उसको वो जो है वो बता सकते हैं और हमको उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो वो पहुंचना चाहिए बच्चों का। यही मेरा यहाँ पर इस वीडियोस को आप तक पहुंचाने का वही मकसद है। ठीक है बेटा, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है हम न्यूक्लियोफाइल और बेस और लुईस बेस से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे। छोटी प्रॉब्लम्स भी होंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी, और वहाँ पर आपको मैं और अगर जो इसका कुछ कंसेप्ट होगा तो उसको प्रॉब्लम्स के माध्यम से बताऊंगा। थ्योरेटिकल तो मैंने बता दिया, प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, समझ में आपको आ भी गया होगा, लेकिन और कुछ थोड़ी अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको इसका और बढ़िया कंसेप्ट जो है क्लियर होगा और मज़ा बहुत आएगा आपको। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है बेटा। ठीक है, ओके बेटा, ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ते रहिएगा, टच में बने रहिएगा, और कोई डाउट या कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा।
ओके बेटा, टेक केयर, गुड डे।